नमस्कार, मैं चुमखान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नगर परिषद ने तोड़े अतिक्रमण, कांग्रेस नेता व पार्षद पति भी उतरे विरोध में, विधायक व सभापति मुर्दाबाद के लगाए ध्यान। प्रशासन शहर गांव संग अभियान के शिविरों का बहिष्कार कर बैठे धरने पर, शिविरों में कार्य न होने से भटकते रहे नागरिक। 6 प्रचार रथों को कलेक्टर दिखाई हरी झंडी, जिले भर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार करेंगे रथ। पक्षकारों के द्वार पर जाकर होगा समझाइश का प्रयास, राष्ट्रीय लोक अदालत में इस बार होगी 2 स्टेम काउंसलिंग, पोस्टर का किया विमोचन। रैली निकाल धरने पर बैठे ई रिक्शा यूनियन सदस्य, जिला अस्पताल बचाव संघर्ष समिति का बेमियादी धरना 6 दिन रहा जारी। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन के सुरेशिया क्षेत्र में बुधवार सुबह नगर परिषद कर्मचारियों की ओर से अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई। रिहायशी मकान तोड़ने का इन मकानों में रहने वाले लोगों व वार्ड वासियों के साथ कांग्रेस नेता व पार्षद पति की ओर से भी जमकर विरोध किया गया। यहां तक कि विधायक चौधरी विनोद कुमार व सभापति गणेश राज बंसल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। कांग्रेस नेता व पार्षद पति ने नगर परिषद पर तानाशाही करने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि आशियाने तोड़ने के विरोध में किए जाने वाले आंदोलन में वार्ड वासियों का सहयोग किया जाएगा। नगर परिषद मुर्दाबाद, 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 नगर परिषद मुर्दाबाद। नगर परिषद कर्मचारियों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद उस जगह पर यह भूमि नगर परिषद की संपत्ति है लिखा बोर्ड लगा दिया। जानकारी के अनुसार नगर परिषद का अमला बुधवार सुबह अतिक्रमण के रूप में सुरेशिया क्षेत्र के वार्ड 59 और 60 में चिन्हित 4-5 रिहायशी मकानों को तोड़ने के लिए मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। सूचना मिलने पर वार्ड वासियों के अलावा कांग्रेस के पूर्व पार्षद व पार्षद पति निरंजन नायक और पार्षद पति रमजान खान भी मौके पर पहुंच गए और मकानों को तोड़ने की कार्रवाई का विरोध किया। पूर्व पार्षद निरंजन नायक का कहना था कि इस संबंध में मंगलवार को उन्होंने सभापति से बात की थी, लेकिन सभापति ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि करीब 40 सालों से यहाँ बैठे लोगों को नगर परिषद की ओर से उजाड़ा जा रहा है। नगर परिषद की यह तानाशाही सही नहीं जाएगी। जनता के साथ मिलकर नगर परिषद की इस कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। एक भी आशियाना उजड़ने नहीं देंगे। वार्डवासी बजरंग सिंह भाटी और पार्षद पति रमजान खान ने बताया कि वार्ड नंबर 59 और 60 में कई सालों से रह रहे लोगों को नगर परिषद की ओर से मकान तोड़ दिए गए हैं। बाकायदा इन मकानों में बिजली पानी का कनेक्शन है। इन मकानों में लोग निवास भी कर रहे हैं। उन मकानों को भी पूर्व में बिना कोई नोटिस दिए अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद इन लोगों को इसी जगह पर शांति से रहने दे, अन्यथा इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। सुबह की घटना है जी, या कोई 6:30-7 बजे की घटना है जी। मैं तो सारा सोचा पड़ा जी, और सारो सामान मारो नीचे डूब गयो, और वो बच्चों एक बेटा ना, एक मिनट ना, और बच्चों एक नीचे डूब गयो। इन्हें नीचे दीवार पड़ गई, बेरे को लाके चलो दीवार निपट गई, और चीका मारी तो मैंने बात सुनाई करके मैं तो फिर सारा इकट्ठा हो गया था यहाँ पोजिशन है, और बच्चों भगवान को रूप है बच गयो। लेकिन मारे ना तो मैंने कोई नोटिस मिलो, ना मैंने कोई सूचना मिली, मैंने तो बीच में पता लग गया जी, सारी दीवार सल्ट पटक दी। नगर परिषद की टीम है जी, 2 बांगा सागा जैसी भी, बाकी बांगा कर्मचारी अधिकारी है। मैं तो धर्मशाला बनावा, ये नगर परिषद की है, ये तानाशाही है जी, बिल्कुल यही है जो भी कुछ है। अगर हमारे को हमारे मकान वापस नहीं मिलते तो हमारा तो लास्ट है, वो आंदोलन करें, मरना पड़ा तो मरेंगे, जहर खाना पड़ा तो जहर भी खाएंगे। 2 मकान वे तोड़ दिए और मैं अब सामान लेके कट गया। तो पहले को सुबह मैं तो टेम्पो लेके उड़ गयो काम करने, बाद में ध्यान को नहीं हो, तो पड़ोसी के सामान काटे मेरे। मैं चेयरमैन साहब से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जी हमारा जैसे पूरे शहर में तो पता ला रहे हो, लाइटा उल्टा लगा ला रहे हो, मैं गरीब आदमी साहब मारो के तोड़ो। धक्काशाही कर रही है पूरा वो जिसको मान लो ध्वस्त करना है उसको कर देते हैं, बाकी जिसको रखना है उसको रखते हैं। भैया तो सामने दिखाई दे रहा है, वो हम तो क्या कहें, अब सामने है जब जो आदमी रह रहा है, जो या तो मकान ये पूरे सुरेशिया के अंदर पट्टा तो किसी के पास नहीं है, तो ये पूरे सुरेशिया को सुहा करवा दे, नक्की कर दे, झंझट ही नहीं जाएगा। और अगर मान लो ऐसे मतलब रह रहे हैं मकान वो तोड़ रहे हैं, उधर खाली पड़े हैं और पड़े हैं, कोई भी है, लेकिन प्लाट तो किसी खाली है तो करें, लेकिन इसके रहते हैं उन मकान में तोड़ दिए। सलीम खान मेरा नाम है। जो मकान तोड़ दिए गए हैं, हमारे गेट वगैरह सब तोड़ के चले गए हैं, तो मेरा तो इतना निवेदन है प्रशासन से और नगर पालिका से, सभापति महोदय से, चेयरमैन साहब से भी हमें कम से कम पहले बता दिया जाए
भी हमें 1 दिन का नोटिस दिया जाए या 2 दिन की हमें कोई सूचना दी जाए कि यहाँ आप नहीं रह रहे हो या मकान नहीं बने हुए हैं, कुछ हमने अनलीगल कर रखा है, तो हमें 1 दिन या 2 दिन की सूचना दी जाए और उसके बाद अगर तोड़ दिए जाए मकान, हमें कोई दुख नहीं है, चाहे हमें उजाड़ दिया जाए कोई दुख नहीं है। जो कानून जैसे इनको जो बड़ी उचित लगता है वो करते रहे, लेकिन हमें बताए तो जाए। हम गरीब आदमी है, हमारे बच्चे पाल रहे हैं, हम तो हमारा गुजारा कर रहे हैं। ये तो सर धक्काशाही है, तानाशाही है, इसको तानाशाही कह सकते हैं अपने, कि जब किसी को बताया नहीं जा रहा है, हमारे पे इस तरह कैसे अटैक किया जा रहा है जैसे हम आतंकवादी हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं और यहाँ आए हुए हैं तो अचानक से तोड़ के भाग गए हैं। उधर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई के विरोध में पार्षद प्रतिनिधियों की अगुवाई में वार्ड वासियों ने नगर परिषद के खिलाफ वार्ड में धरना शुरू कर दिया। इस मौके पर पार्षद पति निरंजन नायक ने कहा कि वार्ड के अधिकांश दिहाड़ी मजदूरी पेशा लोग निवास करते हैं। सुबह जब लोग अपने काम पर गए हुए थे, उसके बाद नगर परिषद के अमले ने मकानों को अवैध कब्जा बताते हुए जेसीबी से धराशायी करते हुए सरकारी संपत्ति का बोर्ड लगा दिया। उन्होंने कहा कि परिषद की ओर से गरीब परिवारों को उजाड़ने के लिए की गई यह कार्रवाई किसी भी सूरत में सहनीय नहीं है। आज नगर परिषद द्वारा किए गए जो वार्ड नंबर 59 व 60 में जो रिहायशी मकानों को तोड़ा जा रहा है, तो मेरा मानना है, मैं नगर परिषद पार्षद पति हूँ, बोर्ड का पार्षद भी हूँ, पूर्व पार्षद भी हूँ, लेकिन ये जो लोगों के आशियाने 40-40 साल से जो लोग बैठे हैं, इनको उजाड़ा जा रहा है। ये नगर परिषद की जो तानाशाही हम बिल्कुल नहीं सहेंगे और नगर परिषद अगर ये कहेगा अभी हम मकान तोड़ेंगे तो हम इस पे बिल्कुल जनता के साथ हैं और आंदोलन करेंगे। एक भी आशियाना उजाड़ने नहीं दिया जाएगा। वहीं सभापति गणेश बंसल ने कहा कि पूरा सुरक्षित क्षेत्र अतिक्रमण पर बसा हुआ है। कुछ लोगों ने बड़े बड़े प्लॉटों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। खाली प्लॉटों में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, इसलिए जिन जगहों खाली प्लॉटों में कई सालों से कोई भी बसावट या कोई निर्माण नहीं किया गया है, निर्माण के नाम पर मात्र 4 दीवारी की गई है, उन प्लॉटों को तोड़कर नगर परिषद अपने कब्जे में ले रही है। परिषद की संपत्ति का बोर्ड भी लगा रही है। तारबंदी कर शीघ्र ही इन प्लॉटों की प्लानिंग की जाएगी। सभापति ने कहा कि अतिक्रमण हटाने से पहले अतिक्रमणकारियों को पूर्व में नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो वहां पर अपने परिवार सहित रह रहा है और उसे मकान की जरूरत है, तो उसे नगर परिषद की ओर से बेघर नहीं किया जाएगा। नगर परिषद सुरेशिया क्षेत्र में जो पूर्व में सारा अतिक्रमण में बसा हुआ है, इन पर किसी प्रकार की कोई बसावट नहीं है, मात्र खरीद फरोख्त का धंधा करते हैं। खाली प्लाट रहने से सुरेशिया क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है एवं क्राइम भी बढ़ रहा है। इसलिए नगर परिषद के द्वारा जो खाली प्लाट जिन पर कोई आदमी बसावट नहीं है, किसी प्रकार का निर्माण नहीं है या निर्माण है तो मात्र 4 दीवारी है, उन प्लॉटों को तोड़कर नगर परिषद अपने कब्जे में कर रही है। नगर परिषद की संपत्ति का बोर्ड लगा रही है, तारबंदी करके शीघ्र इनकी प्लानिंग की जाएगी। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, वेतन विसंगतियां दूर करने सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले जिले भर के उपखंड कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी बुधवार को प्रशासन, शहरों और गाँव के संघ अभियान के शिविरों का बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की प्रांतीय संघर्ष समिति के आह्वान पर कर्मचारी लगातार 3 दिन तक शिविरों का बहिष्कार कर उपखंड कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला मुख्यालय पर भी कर्मचारियों ने महासंघ जिला अध्यक्ष चंद्रभान जानी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना देकर विरोध दर्ज करवाते हुए सरकार से मांगे पूरी करने की बात रखी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष जानी ने बताया कि महासंघ की प्रांतीय संघर्ष समिति के आह्वान पर जिले के सभी उपखंडों पर प्रशासन, शहरों और गांवों के संघ अभियान के शिविरों का बहिष्कार कर कर्मचारियों की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। महासंघ की ओर से 15 सूत्री मांग पत्र से सरकार को अवगत करवा दिया गया है। इनमें मुख्य मांग पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, वेतन विसंगतियां दूर करने सहित 9, 18, 27 की जगह 7, 14, 21, 28, 32 पद का वेतनमान स्वीकृत करना आदि शामिल है। कर्मचारी संयुक्त महासंघ की तरफ से ये आज पूरे राजस्थान में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कैंपों का बहिष्कार किया जा रहा है और राजस्थान सरकार को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन कर्मचारियों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया है।
कर्मचारियों की मांगी सुनना तो दूर की बात है, हमसे कोई वार्ता नहीं की गई है। कर्मचारियों का अनेकों समस्या है, उन पर निराकरण नहीं किया गया है। लेकिन सरकार के घोषणा पत्र में ये दिया गया, सरकार ने वादा किया था कि हम कर्मचारियों के हितों में कार्य करेंगे, लेकिन आज तक सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है और हमें राजस्थान सरकार के ऊपर हमारा विरोध है और हम आगे आंदोलन जारी रखेंगे। महासंघ उपाध्यक्ष प्रेम कुमार ने बताया कि कार्मिकों का वेतन 26,000 रुपए निर्धारित कर साथ में केंद्रीय वेतनमान के सभी परिलाभ लागू करने सहित नवीन भारतीय सेवा नियम और नवीन पेंशन नियम 2004 को समाप्त कर पूर्ववर्ती व्यवस्था लागू करने की मांग की जा रही है। आज पूरे राजस्थान में कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को पूरे राजस्थान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रशासन गांव के संघ के अभियान का बहिष्कार किया गया है। हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के साथ कई बार वार्ता के दौर हुए हैं और अभी तक हमारे जो 15 सूत्री मांग पत्र है उस पर किसी तरीके का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण मजबूरन कर्मचारी महासंघ के द्वारा ये कदम उठाया गया है। इन 3 दिन तक लगातार प्रशासन गांव के संघ का अभियान रहेगा। इसके बाद हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के आदेश के अनुसार आगामी जो भी रणनीति होगी, आंदोलन की जो रूपरेखा होगी, उस पर विचार किया जाएगा। दिवंगत पति की संपत्ति में से हिस्सा दिलवाने की मांग को लेकर एक बुजुर्ग महिला पूर्व घोषणा अनुसार बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गई। महिला ने 2 दिन पहले कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप न्याय न मिलने पर बुधवार से भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी थी। जानकारी के अनुसार भूख हड़ताल पर बैठी 62 वर्षीय मैना देवी टाउन की रहने वाली है। वह न्याय के लिए भटक रही है। मेरे को ऐसा वैसे मेरे को 35 सालों से न्याय नहीं मिला। मैंने आज 2020 में मेरा नगर पालिका ने ऑर्डर किया था दुकान तोड़ने का, जो आज तक दुकान तोड़ी नहीं। फिर जिला कलेक्टर ने ऑर्डर किए थे 2 महीने पहला भी दुकान तोड़ी जाएगी, गणेश मंत्री को बोला था। तो भी उसके बाद में भी जिला कलेक्टर के भी आदेश के कोई मान्य नहीं माना और फिर भी दुकान नहीं तोड़ी गई। अब मैंने रोज आती हूँ जिला कलेक्टर के, मैं सुबह आती हूँ, शाम को जाती हूँ, कोई मेरी सुनाई नहीं हुई, ना दुकान तोड़ी गई। हार के मैं भूख हड़ताल पे बैठी हूँ। 62-63 साल की औरतों बुढ़ी कर को मेरे को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेवारी जिला कलेक्टर प्रशासन की होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर बीमा कंपनी की ओर से लगाए गए 6 प्रचारकों को बुधवार को कलेक्टर नटमल डिडेल ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से तैयार करवाए गए बीमा योजना संबंधी जानकारी वाले पंफलेट का विमोचन किया। इस मौके पर कृषि विभाग के उप निदेशक दाराराम गोदारा व बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक राजेश कुमार सिहाग सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान कलेक्टर नटमल डिडेल ने बताया कि जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से 6 प्रचार रथ रवाना किए गए हैं। ये प्रचार रथ जिले की सभी 7 तहसीलों में करीब 1 माह तक भ्रमण कर किसानों व आमजन को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फायदे और इस योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया के बारे में अवगत करवाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान जिला है। प्रतिवर्ष यहाँ के किसानों को रबी और खरीफ की फसल में होने वाले नुकसान की एवज में बीमा के रूप में 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलती है। यह बहुत ही लाभकारी योजना है। मौसम की मार के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हनुमानगढ़ के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफी लाभदायक है। रबी 2021-22 के तहत मुख्य रूप से सरसों और गेहूं की फसल जिले में होगी। इसके अलावा तारा मीरा व जौ भी अधिसूचित फसलें हैं। कलेक्टर ने किसानों से अनुरोध किया कि वे जो भी फसल बोएं अपने बैंक को अवगत करवाएं। समय पर यह सुनिश्चित करें कि उनका प्रीमियम कट रहा है। वे समझते हैं कि इन रथों के माध्यम से इस योजना का अधिकतम प्रचार प्रसार होगा। हनुमानगढ़ जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से 6 रथ रवाना किए जा रहे हैं।
जो हमारे सभी 7 तहसीलों में अगले 1-1.5 महीने तक भ्रमण करेंगे और किसानों को, आमजन को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फायदे, प्रक्रिया के बारे में उनको अवगत कराएंगे। मेरा मानना है कि हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान जिला है और प्रतिवर्ष यहाँ के किसानों को रबी और खरीफ का मिला करके और 700 करोड़ से भी अधिक पैसा बीमा जो के रूप में मिलता है। जो फसलों का नुकसान होता है उसके एवज में किसानों को इसका लाभ होता है। ये बहुत ही लाभकारी योजना है और चूंकि मौसम की मार के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, तो हनुमानगढ़ के किसानों के लिए ये योजना बहुत ही अच्छी है। रबी 2021-22 जिसके तहत मुख्य रूप से सरसों और गेहूं की फसल अपने जिले में होगी, इसके अलावा तारामीरा, जो और ये भी अधिसूचित फसलें हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये किसानों से अनुरोध है कि जो भी फसल बोएं अपने बैंक को अपडेट करें। पर से प्रचार प्रसार के लिए रथ रवाना किए गए हैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए। ये 1 तारीख से लेके 25 तारीख तक, 25 दिसंबर तक सारे जिले में घूम के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे किसानों को जागरूक किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा इस योजना से किसानों को जोड़ा जा सके और इस योजना से किसानों को जो भी अपनी फसल में हानि हो रही है उसका लाभ मिल सके और किसानों को इस योजना में सम्मिलित करके उनके जो भी प्रकृति आपदा से नुकसान हो रहा है उसके बारे में बताया जाए और उसको उचितम लाभ मिले। राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर एनजीएम जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना बुधवार को छठे दिन भी जारी रहा। बुधवार को ई रिक्शा चालक यूनियन सदस्य धरने पर बैठे। इससे पहले ई रिक्शा चालकों ने टाउन शहर के बाजार में रैली निकाली। रैली के रूप में ई रिक्शा चालक जिला अस्पताल के समक्ष पहुंचे और धरने पर बैठ गए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हॉस्पिटल बचाओ, 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 हॉस्पिटल बचाओ, बचाओ। संघर्ष समिति सदस्यों की ओर से ई रिक्शा चालक यूनियन के पदाधिकारियों व सदस्यों को माला पहनाकर धरने पर बैठाया गया। इस मौके पर ई रिक्शा चालक यूनियन टाउन के प्रधान कर्ण सोनी ने जिला अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग दोहराते हुए कहा कि यहां से करीब 15 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाने का सरकार का निर्णय उचित नहीं है। इससे मरीजों व उनके परिजनों को असुविधा होगी, लोगों का रोजगार चला जाएगा। उल्टा राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण जिला अस्पताल के साथ टाउन में होना चाहिए, क्योंकि जिला अस्पताल के आधार पर ही हनुमानगढ़ में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिला अस्पताल से 4-5 किलोमीटर के दायरे में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो। उधर धरने पर बैठे संघर्ष समिति सदस्यों ने कहा कि जब तक मेडिकल कॉलेज में जिला अस्पताल बनाने के प्रस्ताव को निरस्त नहीं किया जाता तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इसके तहत 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे जन आक्रोश रैली भी निकाली जाएगी। साथियों, जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के तहत तो अपना लगातार जो धरना चल रहा है, इसकी हमें सबको नोटिस लिए पड़ी। हमारे हनुमानगढ़ में मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ। वो मेडिकल कॉलेज इस हनुमानगढ़ टाउन में जो जिला अस्पताल है, इसी के कारण वो मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ। आज का प्रोग्राम है सर ई रिक्शा यूनियन की तरफ से वहाँ हॉस्पिटल बचाओ संघर्ष समिति के समर्थन में हम लोग बाजार से रैली निकाल के और वहाँ हॉस्पिटल धरना स्थल पर जाएंगे और उनका समर्थन करेंगे। ये है हॉस्पिटल वहाँ टाउन पे रहना चाहिए, वहाँ पे 15 किलोमीटर दूर बनाना है। कितनी सुविधा होगी हनुमानगढ़ टाउन के लोगों को। गरीब आदमी कैसे जाएगा, कैसे पहुंचेगा। और तो यही बनता है कि जहाँ हॉस्पिटल हो 330 बेड का मेडिकल वहीं मंजूर हुआ है तो वहीं बनना चाहिए, या तो 5-4 किलोमीटर के दायरे में बनना चाहिए। इतनी दूर ले जाने का कौन सा मकसद है। 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बुधवार को पोस्टर का विमोचन किया गया। जिला न्यायालय परिसर स्थित वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कौर और स्थायी लोक अदालत सदस्य रमेश मोदी की ओर से पोस्टर का विमोचन किया गया। इस मौके पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कौर ने बताया कि नालसा और रालसा के निर्देशानुसार जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो के निर्देशन में 11 दिसंबर को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकार प्रीलिटिगेशन प्रकरणों, राजीनामा योग्य प्रकरण, एनआई एक्ट, मनी रिकवरी केसेस,
MACT केसेस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट केसेस, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, वेतन और भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामलों, अन्य दीवानी मामले आदि प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निस्तारण करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत की एक अलग विशेषता है। इस बार लोक अदालत के माध्यम से डोर स्टेप काउंसलिंग और नया कॉन्सेप्ट इजाद किया गया है, जहां पूर्व में पक्षकारों को नोटिस देकर लोक अदालत में बुलाया जाता था और दोनों पक्षकारों की समझाइश न्यायालय की ओर से की जाती थी। लेकिन इस बार यह प्रयास होगा कि यहाँ पक्षकार रहते हैं, उनके द्वार पर जाकर उनकी समझाइश की जाए। इसके तहत दोनों पक्षकार जिस इलाके के हैं वहां के जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर दोनों पक्षकारों की उन्हीं के क्षेत्र में समझाइश की जाएगी। उन्हें राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कौर ने कहा कि अगर किसी नागरिक के पड़ोस, रिश्तेदार या जानकार का कोई ऐसा मामला है जो न्यायालय में लंबित है, जिसमें राजीनामा के माध्यम से निस्तारण हो सकता है, तो उन्हें प्रेरित कर 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मामला अवश्य रेफर करवाएं। माननीय नालसा और रालसा के निर्देशानुसार और जिला एवं सेशन न्यायाधीश हनुमानगढ़ श्री संजीव मागो के निर्देशन में हम 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें तमाम दांडिक शमनीय प्रकरण, 138 NI एक्ट के केसेस, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से संबंधित मामला, तलाक को छोड़कर अन्य वैवाहिक विवाद, इस प्रकार के मामला रखे जाएंगे। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का इस बार एक डिफरेंट फीचर है। हम डोर स्टेप काउंसलिंग का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से। पूर्व में हम ये किया करते थे कि पक्षकारान को नोटिस देकर हम कोर्ट में बुलाते थे और दोनों पक्षकारान की समझाइश न्यायालय के द्वारा की जाती थी। इस बार हमारा ये प्रयास होगा कि हम जहाँ पे पक्षकारान रहते हैं उनके डोर स्टेप पर जाकर उनकी समझाइश करें। दोनों पक्षकारान जिस इलाके के हैं वहां के जनप्रतिनिधियों को अपने साथ एसोसिएट करते हुए दोनों की उसी इलाके में जाके समझाइश की जाएगी। और अभी वक्त है ब्रेक का। दिवंगत पार्षद राजेंद्र शर्मा गोनू की पार्थिव देह बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। पार्थिव देह का अंतिम संस्कार टाउन की कल्याण भूमि में किया गया। इससे पहले शव यात्रा उनके निवास स्थान टाउन की नई आबादी की गली नंबर 6 स्थित आवास से रवाना हुई। शव यात्रा में सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल खिचड़, अन्य पार्षद, जनप्रतिनिधि और शहर के नागरिक शामिल हुए। 52 वर्षीय राजेंद्र शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से तीसरी बार पार्षद निर्वाचित हुए थे। वर्तमान में वे टाउन शहर के वार्ड नंबर 22 से निर्वाचित पार्षद थे। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। परिषद के निर्वाचित मंडल में से आज हमारे राजेंद्र जी शर्मा उर्फ गोनू जी शर्मा आज देवलोक गमन कर गए हैं। कल उनकी हृदयाघात होने से अचानक मृत्यु हो गई। वर्तमान में ये नगर परिषद बोर्ड के तीसरे निर्वाचित पार्षद की नुकसान बोर्ड को हुआ है। दो हमारे कांग्रेस के पार्षद पूर्व में
भगवान को प्यारे हो चुके हैं। आज राजेंद्र जी शर्मा जी का दाह संस्कार किया गया है। मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि राजेंद्र जी शर्मा जी के परिवार को यह दुख सहने की हिम्मत देवे, वह परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे। मैं भगवान से ये भी कामना करता हूँ कि हमारे निर्वाचित मंडल के अन्य सदस्य दीर्घायु हों, वह अच्छी प्रगति करें। जंक्शन की रेलवे लॉको कॉलोनी स्थित मदरसा इस्लामिया मोइनिया सेकेंडरी स्कूल में अल्पसंख्यक विभाग की ओर से उपलब्ध करवाए गए स्कूल बैग के वितरण का बुधवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान रेलवे लोको मस्जिद की नई कार्यकारिणी की ओर से विद्यार्थियों के बैग वितरित किए गए। स्कूल प्रबंधन ने अतिथियों को बताया कि विद्यालय में सर्व समाज के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। हिंदी, अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा उर्दू, पंजाबी, संस्कृत और कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है। और मुझे आज इस संस्था को चलाते हुए तकरीबन 1 साल हो गया है। और इस संस्था को चलते, इस मदरसे को चलते और स्कूल को चलते हुए कम से कम 30 से 35 साल हो गए हैं। जो पुरानी कमेटी थी उनके द्वारा थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया, उसके कारण ये नीचे का स्कूल में गिरावट आई थी। और हमने इस साल ये स्कूल दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट करा। आज 55 से 60 बच्चे हमारे पास हैं, हर धर्म के बच्चे हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। भी गवर्नमेंट ने हमें 3 टीचर दे रखे हैं, एक कंप्यूटर टीचर है और 2 अदर टीचर हैं। और हमने उसके अलावा बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए 2 प्राइवेट टीचर रखे हुए हैं। और अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से हमने एक डिमांड रखी थी बच्चों के लिए, बैगों के लिए, तो उन्होंने कल हमें बैग बुला के दिए थे। तो आज हमने उन बच्चों को बैगों का वितरण किया है। मदरसा इस्लामिया मोइनिया स्कूल है सर, और यहाँ पे सभी सर्व समाज के बच्चों को पढ़ाया जाता है और बच्चों को आज बैग वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। हाँ जी, सभी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है सर। सभी बच्चों को खाने वगैरह की गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सुविधाएं सभी निःशुल्क दी जा रही है। कोरोना से संक्रमित होने के भय के चलते धर्म भाई को देखभाल के लिए सौंपी गई मासूम बच्ची उसके माता पिता को 4 माह बाद वापस मिली है। बच्चे को वापस दिलवाने में प्रशासन व पुलिस अधिकारियों का सहयोग रहा। मंगलवार को अपनी दूधमुही बच्ची पाकर उसके माता पिता के चेहरे खिल उठे। मंगलवार को ग्राम पंचायत श्रीनगर में आयोजित शिविर में मौजूद एसडीएम डॉक्टर अभी गर्ग के सामने बच्ची पेश की गई। शिविर में बच्ची को पुलिस की ओर से उसके माता पिता के हवाले कर दिया गया। इस मौके पर बच्ची के पिता गोरा सिंह ने बताया कि 7 अप्रैल 2021 को उसकी पत्नी सिमरदीप कौर ने एक पुत्री संतान आरजू को टाउन के एमजीएम जिला अस्पताल में जन्म दिया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी बीमार हो गई। कोरोना महामारी से संक्रमित होने की आशंका के चलते उन्होंने उसकी पत्नी के धर्म भाई रेशम सिंह को, इसके बाद उसकी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई तो वे रेशम सिंह से अपनी पुत्री आरजू को वापस लेने गए। रेशम सिंह ने बताया कि उनकी पुत्री आरजू को देखभाल के लिए उसने प्रवीण कौर पत्नी रूप सिंह निवासी हरियाणा को दे दी थी। जब उसकी पत्नी सिमरदीप कौर अपनी ननद प्रीति को साथ लेकर प्रवीण कौर के घर अपनी पुत्री आरजू को लेने गई तो प्रवीण कौर ने कहा कि बच्ची के लालन पालन के लिए उसका 19,000 रुपए का खर्च हुआ है। इस पर उसकी पत्नी ने प्रवीण कौर की पुत्री के बैंक खाता में 19,000 रुपए जमा करवा दिए, लेकिन प्रवीण कौर ने रुपए लेने के बाद भी उसकी पुत्री आरजू को नहीं लौटाया। उन्होंने कई चक्कर लगाए लेकिन प्रवीण कौर ने उसकी पुत्री वापस नहीं दी। इस पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस से गुहार लगाई। अब प्रशासन व पुलिस की मदद से उन्हें उनकी बेटी वापस मिली है। इसके लिए गोरा सिंह ने प्रशासन व पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद किया। 3-4 महीने बहुत परेशान थी सर जी। 2 महीने से तो उनके पुलिस वाले भी हम सब पीछे भाग रहे थे, बच्ची दे नहीं रही थी। अब जाकर उन्हें हमारे को बच्ची दी है जी। हमारे साहब का जी, पुलिस का भी है जी, एसडीएम साहब का बहुत बहुत इनका धन्यवाद करते हैं, इन्होंने हमारी बच्ची हमारे को दिलवाई। सर ये बेनीवाल भट्टे पे काम करते हैं मियाँ बीबी, वहीं से इनका कोई धर्म भाई बना था जो इसके बच्चे को ये कहते हुए ले गया कि जब आप ठीक हो जाओगे तो वापस दे देंगे, लेकिन वहाँ पे जाके उसके मन में खोट आ गया और बच्ची किसी और को दे दी। उसके बाद यहाँ पे हमने स्थान में CRPC का आवेदन किया, जिससे साहब श्रीमान जी ने आदेश कर दिए। वारंट जारी हुआ। वारंट जारी होते ही पुलिस ने खूब मेहनत की। 1 महीना 4 दिन से लगातार तलाश करने के बाद पुलिस बार बार हरियाणा जाते रही और आखिर में कल हमें कामयाबी मिल गई।
पुलिस प्रशासन का और एसडीएम साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो एक बच्चे को उसकी माँ से मिला है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।